वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। ये जो है आपको जितने भी उपलब्ध हैं, जैसे आपको प्लेटफॉर्म के हो गए, आरबीटी के हो गए या किरण के हैं, जितने भी हैं प्लेटफॉर्म, उसके बाद टेक्स्ट बुक, अड्डा, बॉलीवुड, उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसका प्रैक्टिस इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। आज जो है हम लोग रेलवे एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट होगा उसका एग्जाम से रिलेटेड जो जीके जीएस प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो आपका कितना स्कोर रहा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, वहाँ पे भी जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और सॉल्यूशन वीडियो से देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो दोनों पर जुड़ जाइए, दोनों का लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ सारे वीडियो का लिंक शेयर कर देते हैं। साथ साथ जो है आपको कोई वैकेंसियाँ स्टेट का हो या सेंट्रल की हो तो वहाँ पे अपडेट दे दिया जाता है। और आज का क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिएगा, फिर उसके बाद आपका कितना स्कोर रहता है वो आप शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन। सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रायद्वीप कौन सा है? नील प्रायद्वीप, माजुली द्वीप, अंडमान निकोबार प्रायद्वीप। तो सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रायद्वीप कौन सा है? तो पहला प्रायद्वीप जो है ये जो सी प्लेन सेवा का वो आपको अंडमान निकोबार प्रायद्वीप है। अंडमान निकोबार प्रायद्वीप जो है पहला प्रायद्वीप है जो कि सी प्लेन सेवा का प्रचालन किया था। अब देखिए सी प्लेन सेवा जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग जलहंस भी कहते हैं। जलहंस भी इसका दूसरा नाम है, जलहंस। और ये जो सी प्लेन सेवा है कॉमर्शियल जो है वाणिज्यिक के लिए है, मतलब वाणिज्यिक सेवा के लिए है, कॉमर्शियल सेवा के लिए। और ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है इसका। और अगर पूछे कि पानी में चलने वाला पहला सी प्लेन कौन सा था, तो पहला पानी में चलने वाला सी प्लेन कौन सा था? सी 208 जो है पहला सी प्लेन था जो कि पानी में चलता था। और उसके बाद आगे बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा, इसका आंसर तो होगा प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो नदी द्वीप जो है माजुली है। माजुली जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अगला है कि भारत के संविधान के लागू के समय में, भारत का जो संविधान लागू हुआ था उस समय में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? 392, 391, 396, 395। तो जिस समय में संविधान लागू हुआ था उस समय जो है अनुच्छेद जो थे 395 थे, 395 थे। और ये अनुच्छेद जो तैयार हुआ था कौन से ईस्वी में तैयार हुआ था? 1949, 26 नवंबर 1949 को जो है तैयार हुआ था। और अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ था जिसमें 284 सदस्य जो है भाग लिए थे। और उसके बाद बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। टोटल कितने दिन लगे थे भारतीय संविधान के बनने में, संविधान सभा के तैयार होने में? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन टोटल टाइम लगा था संविधान को तैयार होने में, जो कि 1949 में बन के रेडी हो गया। इस पर आगे बात करें कि मूल संविधान में कितने भाग हैं? मूल संविधान में कितने भाग हैं? टोटल जो है 22 भाग है। मूल संविधान में टोटल 22 भाग है। 8 अनुसूची है, अनुसूची की संख्या 8 है और भाग की संख्या 22 है। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने भाग हो गए? 25 भाग हो गए। वर्तमान में 25 भाग हो गए। और अनुसूची कितनी होगी बढ़ के? 12 अनुसूची हो गए, अनुसूची हो गए। और अनुच्छेद की संख्या लगभग कितने हो गए? मूल अनुच्छेद 395 ही है, लेकिन अनुच्छेद बढ़ के 448 अनुच्छेद टोटल हो गए। मूल अनुच्छेद जो है 395 ही है। संविधान में अब तक जो है कितना संशोधन किया जा चुका है? 106 संशोधन किया जा चुका है। चलते अगले प्रश्न की ओर। वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में कौन से दो रंग इसके दोनों सिरे का निर्माण करते हैं? वर्णक्रम जो है आपको लाल और नारंगी, बैगनी और लाल, नीला और हरा और पीला और नारंगी। तो बैगनी और लाल जो है निर्माण करते हैं। वर्णक्रम में दो रंग जो है बैगनी और लाल निर्माण करते हैं, इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं। इसके आगे बात करें कि जैसे बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है। और
लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और उसके बाद जब हम प्रकाश की किरणों को प्रिज्म से गुजारते हैं, प्रकाश की किरणों को प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब 7 रंग में डिवाइड हो जाएगा तो इसको वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। पेनिया पी नाला VIVGYOR, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU एक महानवरत्न है? महानवरत्न कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें भेल, हेल, BSNL, BCCL। तो भेल जो है ये महानवरत्न है, बाकी जो है नवरत्न कंपनियां। महानवरत्न कंपनियां में कौन सा आते हैं? टोटल जो है आपको कितने कंपनियां आते हैं महारत्न में? तो भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, भेल हो गए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC, ONGC, PGCIL, सेल, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ऑयल इंडिया लिमिटेड। टोटल जो है महानवरत्न कंपनियां में आते हैं। टोटल जो है 13 जो है महानवरत्न कंपनियां में आते हैं। अगला है कि पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है कि पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है। तो ये जो है आपको वारंगल में स्थित है। और वारंगल कहाँ पे है? तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। तेलंगाना राज्य में स्थित है वारंगल। तेलंगाना राज्य में जो 860 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये जो है पाखल वन्यजीव अभयारण्य है। उसके बाद पाखल वन्यजीव अभयारण्य, पाखल वन्यजीव अभयारण्य जैसे नाम से क्लियर है कि पाखल वन्यजीव अभयारण्य जो है पाखल झील जो है उसके आसपास ही है। उसके बाद ये चंदौली, ये चंद्रप्रभा अभयारण्य जो है चंदौली जिले में स्थित है। चंद्रप्रभा अभयारण्य जो है चंदौली जिले में स्थित है। उसके बाद लखीमपुर की बात करें तो ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। सिवनी जिले में क्या है? सिवनी जिले में पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान है सिवनी जिले में। चंदौली में कौन सा है? चंद्रप्रभा अभयारण्य है। लखीमपुर में क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। आगे चलते हैं कि देखते हैं स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? रिक्तियां, जीवदर्भ, कोशिका। तो कोशिका जो है होती है स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई। कोशिका द्रव कहते हैं। स्वतंत्र अस्तित्व के सबसे सक्षम जो है जीव की सबसे छोटी इकाई को कोशिका द्रव कहते हैं, कोशिका कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो ये आपको कहाँ है? राउरकेला में है कि बड़ौदा में है कि ठाणे में है कि वाराणसी में? तो बड़ौदा गुजरात में जो है प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी स्थित है। प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी जो है आपको बड़ोदरा गुजरात में है। उसके बाद पूछे कि भारत रेल आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? तो ये बेंगलोर में है। भारतीय रेलवे प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? तो ये सिकंदराबाद में। भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। तो रेलवे वित्तीय प्रबंधन जो है हैदराबाद में है, रेलवे प्रबंधन संस्थान सिकंदराबाद में, रेल आपदा प्रबंधन संस्थान जो है बेंगलोर में स्थित है। और रेल का यांत्रिक और विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पे है? तो बिहार के मुंगेर जिला के जमालपुर में स्थित है। चलते अगले प्रश्न की ओर। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? सनफ्लावर गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, पिनव्हील गैलेक्सी और इवार्फ गैलेक्सी। तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है आकाशगंगा की निकटतम जो है स्पाइरल गैलेक्सी है। आकाशगंगा की सबसे निकटतम जो स्पाइरल गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। तो प्रमुख आकाशगंगा का नाम बोले तो मंदाकिनी होता है, स्वर्णगंगा होता है, देवनदी होता है। ये सब जो है आपको प्रमुख आकाशगंगा का नाम। उसके बाद पूरे ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सी है? टोटल अगर लगभग करें तो 2 × 10⁻11 गैलेक्सी, 2 × 10⁻11 गैलेक्सी है। और सौरमंडल के केंद्र में क्या स्थित है? सौरमंडल के केंद्र में जो है आपको सूर्य स्थित है। सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है। और सबसे पहले जो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो कोपरनिकस ने दिया था। यही बोले थे कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और ग्रह गति का नियम किसने दिया था? तो केपलर ने दिया था। ग्रह की गति का नियम जो है केपलर दिया था। और सूर्य जो है केंद्रीय सिद्धांत कोपरनिकस क्या बोले थे कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लाइक अशोक के प्राचीनतम
प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए? तो हड़प्पा, देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्टी। तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। और ये जो है अशोक के शिलालेख में 4 लिपि है। कौन सा है? ब्राह्मी है, खरोष्टी है, अरमाइक है और ग्रीक है। तो ब्राह्मी लिपि जो है प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख की लिपि में लिखे गए, तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा है? मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार किसने किया है? यह क्वेश्चन को थोड़ा मतलब आपको लैंग्वेज को अच्छा बना दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन का कहने का मतलब वही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल चल रहा है एआई, वह जो आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार जो है जॉन मैकार्थी ने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार किया है। आर्टिफिशियल के प्रमुख क्या होता है, क्या सब है? कंप्यूटर गेमिंग होता है, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण होता है, रोबोट होता है, दृष्टि प्रणाली होता है, प्रवीण प्रणाली होता है, वाक् पहचान, आप वाक् भी पहचान कर सकते हैं। एआई में कितने प्रोसेस होते हैं? एआई में 3 प्रोसेस होते हैं। कौन सा होता है? लर्निंग होता है, रीजनिंग होता है और सेल्फ करेक्शन होता है एआई में। ये एआई जो है और एआई जो हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एआई का जो है अर्थ क्या होता है? कृत्रिम बुद्धि होता है। और इसकी आविष्कार जो है जॉन मैकार्थी ने किया था। आपको हो सकता है एग्जाम में पूछ सकता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोषले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये आपको बताना है कि ये कौन सा जो है चरमपंथी नेता नहीं थे। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है चरमपंथी नेता नहीं थे। बाकी सब चरमपंथी नेता थे, लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है चरमपंथी नेता नहीं थे। देखिए, भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसको 3 चरण में विभक्त किया गया था, बांटा गया था। पहला उदारवादी विचारधारा के काल, जो कि 1885 से 1905 तक चला था। उसके बाद उग्र विचारधारा के काल, जो 1905 से 1919 ईस्वी तक चला था। फिर उसके बाद आया गांधी युग जो है 1919 से 1947 तक चला था। तो उग्रवादी कांग्रेस के नेता में कौन थे? एस एन बनर्जी थे। उग्रवादी कांग्रेस के नेता में एस एन बनर्जी थे, और एस एन बनर्जी को ही बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता था, बिना ताज का बादशाह कहा जाता था। और बिपिन चंद्र पाल को क्या कहता था? बीजी तिलक का सेनापति कहा जाता था। उसके बाद अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी की हुई थी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी हुई थी। और उसके बाद 3 चरण हुआ था, उदारवादी, उग्रवादी और गांधी युग। और उदारवादी नेताओं में एस एन बनर्जी थे। एस एन बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता था। और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक को, बिपिन चंद्र पाल को बाल गंगाधर तिलक का सेनापति कहा जाता था। उम्मीद है क्लियर है। और उग्र विचार लाने का श्रेय जो है लाल बाल पाल को दिया गया था। लाल बाल और पाल को दिया गया था। उम्मीद है कि क्लियर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? ये आपको बताना है कि घरेलू जो मक्खी होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फालिया, म्यूजिका डोमेस्टिका, उसके बाद डिटिकम, स्टीवियम, होमोसेपियस। तो ये जो म्यूजिका डोमेस्टिका जो है नाम जो है घरेलू मक्खी का आपको वैज्ञानिक नाम है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिट्रिकम स्टीवियम, टिट्रिकम स्टीवियम। उसके बाद होमोस्पियस किसका है? आदमी का है। होमोस्पियस जो है आदमी का है। उसके बाद टिट्रिकम स्टीवियम जो है आपको किसका है? गेहूं का है। और म्यूजिका डोमेस्टिका किसका है? घरेलू मक्खी का है। बाघ का अगर वैज्ञानिक नाम पूछे तो पेंथरा टाइग्रिस, पेंथरा टाइग्रिस। मोर का वैज्ञानिक नाम पूछे तो पावरे क्रिस्टिस। मक्खी का पूछे तो मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। गाय का पूछे तो बॉस, गाय बॉसवा, बॉस इंडिकस। इंडिया में है पेंडिकस। बॉस का अगर गाय का कभी वैज्ञानिक नाम पूछे तो सीधा एक लाइन में बॉस। और इंडिया का है तो इंडिकस। बकरी का पूछे तो केपरा एग्रिकस हिकरस, केपरा एग्रिकस हिकरस। अगला प्रश्न है कि सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? सेतु भारतम कार्यक्रम जो है 2016 ईस्वी में शुरू किया था। किनके द्वारा? 4 मार्च 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है सेतु भारतम प्रोजेक्ट को शुरुआत किया गया था। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था क्या? भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त कराना है। सेतु भारतम कार्यक्रम जो है जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त कराना था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्वार्टज डैश प्रकार का एक सेल होता है। क्वार्टज जो है किस प्रकार का होता है? तलछट्टी, आग्नेय और
रूपांतरित बेसाल्ट। तो रूपांतरित प्रकार का एक सेल होता है। देखिए सेल को 3 भागों में बांटा जाता है, एक आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल। तो आग्नेय सेल का एग्जाम्पल कौन सा होता है? ग्रेनाइट होता है, गेब्रो होता है, पिगमेटाइट होता है, बेसाल्ट होता है। अवसादी का क्या होता है? चूना पत्थर होता है, कोयला होता है, गिजराइट होता है। रूपांतरित का कौन सा आता है? स्लेट होता है, सिस्ट होता है, संगमरमर, क्वार्टज, ये सब जो है रूपांतरित में होता है। तो क्वार्टज जो है रूपांतरित का भाग है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए है? तो गुजरात भी सटा हुआ पाकिस्तान से, पंजाब भी सटा हुआ पाकिस्तान से, राजस्थान भी सटा हुआ पाकिस्तान से, जबकि हरियाणा नहीं सटा हुआ। तो इसका जो ABC, तो ABC ये सी नंबर ऑप्शन जो है आपको सही होगा, जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ है। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा कौन से देश से है? तो बांग्लादेश से। कितना है? 4096.7। भारत का सबसे छोटा सीमा रेखा किससे मिलती है? तो अफगानिस्तान से मिलती है। और भारत का पाकिस्तान से कितना सीमा रेखा मिलती है? 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। और भारत के जो ये तो हो गया आपको राज्य, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। URL क्या है? इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस, एक वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो URL जो है आपको इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का क्या होता है? एड्रेस होता है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। एक होता है URI, तो उसका होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो URL का यूज क्या होता है? इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस होता है। अगला प्रश्न है कि भारत के खिलाफ आंदोलन के बारे में क्या सही है? भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है, ये आपको बताना है। तो कौन सा? ये जलियांवाला बाग के नरसंहार के खिलाफ एक आंदोलन था, या भारत में मुगल शाही परिवार की में पुनः बहाली के लिए एक आंदोलन था, या पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था, या तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। तो क्या सही है? तो इसका ये हो जाएगा, यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। ये कौन सा? खिलाफत आंदोलन। ये एक सही था कि तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन जो है किस ईस्वी में चलाया गया था? तो ये 1919 से 22 के बीच में चलाया गया था। 1919 से 22 के बीच में चलाया गया था। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, 1 अगस्त 1920 को था। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। और आपका कितना स्कोर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और इस तरह के वीडियो के लिए, इस तरह के प्रैक्टिस सेट के लिए जो आपको जितने भी आप देख रहे हैं उससे ही पिक किया गया क्वेश्चन है। और साथ ही साथ जो है आपको और भी उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एड ऑन किया गया है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।